हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको हर शिफ्ट में मिल जाएगा। टीआरई 1 टीआरई 2 में यहाँ से पूछा गया है। तो आज में बिहार की ये पहली क्लास होगी, बिहार स्पेशल जिसको कहते हैं। तो यहाँ से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये है कि जो फर्रुखसियर के शासनकाल में 1713 से 1719 ईस्वी में बिहार के सूबेदार के रूप में शाहजादा मिर्ज़ा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए और बंगाल के नाजिम सुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उप नवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया। मार्च 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया तथा 1740 में उसने मुर्शीद कुली के वंशज सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। तो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी बस वही हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, बाकी रिपीट करते चलिएगा, एक रीडिंग लगा लीजिए अच्छे से बस। तो बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाममात्र का उप नवाब बनवाया। तो जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको एक व्यवस्थित तरीके से करने के बाद जो अलीवर्दी खां था उसने अपने पोते को, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको क्या बनाया, बिहार का नाममात्र उप नवाब बनवाया। सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खां के खिलाफ किया गया विद्रोह वहाँ के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां को 1773 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो बिहार का डिप्टी गवर्नर 1773 में किसको, अलीवर्दी। नेक्स्ट है, राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण के को बिहार का दीवान बनाया गया। उसके बाद कौन आते हैं भाई, राजा जानकी राम आ जाते हैं। फिर अलीवर्दी खां को 1756 में मृत्यु हो जाती है। फिर सिराजुद्दौला बन जाते हैं बंगाल के नवाब। आगे है सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों के प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकतगंज। जो पूर्णिया के नवाब थे शौकतगंज, ये सिराजुद्दौला के क्या थे, विरोधी थे। सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफ़र अलीवर्दी का दामाद आदि थे। ठीक है, अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा मीर जाफ़र के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी का युद्ध। तो मनिहारी का युद्ध कब होता है, अक्टूबर 1756 में। सिराज ने शौकत को पराजित किया था। तो इस युद्ध में जो सिराज ने किसको पराजित किया था, शौकत को, और उसकी हत्या भी कर दी। नेक्स्ट है, 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई और कंपनी के नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई। तो 23 जून 1757 को प्लासी एक जगह है जहाँ पर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। तो ये किस नदी के किनारे होता है, भागीरथी नदी के किनारे होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। तो अब क्या है कि जो जैसे ही प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव जीतता है, उसके बाद क्या करता है कि मीर जाफ़र को बंगाल का नियुक्त बना देता है और फिर उसके साथ पटना आता है। आगे की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफ़र के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नजीम राजा राम नारायण के हाथों में थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए। इनमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय थे। अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार गिराया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अली गौहर का बिहार अभियान 1765 ईस्वी में समाप्त होता है। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक होता है। फिर 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर कौन, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। फिर नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दिया। आगे चलते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम उसी को अच्छे से कवर करेंगे, बाकी रीडिंग लगा लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे।
मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे नवाब पद से हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम पटना पहुंचा तथा लखनऊ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भगौड़े मुगल बादशाह आलम द्वितीय से मिलकर बक्सर युद्ध की तैयारी की। तो अब आ जाता है बक्सर का युद्ध। तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को मुठभेड़ बक्सर में हुई, जो इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजियों की सेना 3 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में होता है? नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। फिर लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया। तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है और बिहार में भी। तो सर लियोनिल कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्वैत शासन के जनक कौन है? सर लियोनिल कॉर्टिस। आगे चलते हैं। इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद काजिम खां, मीर जाफर का भाई, के पास था तथा उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण था। क्लाइव ने सितंबर 1765 में काजिम खां के पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरज नारायण को 1767 में हटाकर सिताब राय की कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया तथा थॉमस रोवाल्ड और पटना फैक्ट्री की मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिहार में यूरोपियों का व्यापारियों का आगमन। तो पहला है, सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होता है। तो प्रारंभ में सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। तो पहले शुरू में सोरा व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? डच व्यापारियों का। फिर बिहार में सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन पूछे तो बिहार में सबसे पहले कौन है? तो पुर्तगाली आए। पुर्तगाली हुबली के जलमार्ग से पटना आते हैं। फिर पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं? मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लेकर आते थे और पटना से क्या लेके जाते थे? सूती वस्त्र लेके जाते थे। तो बिहार में डच कंपनी की स्थापना होती है। तो बिहार में डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में होती है। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से में इमारत थी। ठीक है, अब यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जॉब चरनाक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया जाता है। वह इस पद पर 1680 तक रहता है। सर जॉन मर्सल ने इस दौरान चौप चरनाक के अधीन कार्य किया। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के व्यापार पर 3.5 कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चर्नर ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया। तो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। आगे चलते हैं। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1778 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घुसखोरी की प्रथा को प्रारंभ किया। नवाब अली वर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल ने प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री पुनः खोल दिया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ से याद कर लीजिए। पुर्तगाली फैक्ट्री कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। उत्पाद क्या करता था? सूती वस्त्र। जो डच की कंपनी थी 1632 में स्थापना होती है, अनाज, सोरे और सूती वस्त्र के लिए जानी जाती है। ब्रिटिश फैक्ट्री 1661 में नील और सूती वस्त्र के लिए, और डेन फैक्ट्री 1764 में सूती वस्त्र के लिए। अब बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। तो सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और अब्दुल्ला को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। 1763 को मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिजबेथा की हत्या करवा दी। वह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया जाता है। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1777 में किसकी अध्यक्षता में? अलेक्जेंडर के। तो इनके 2 अन्य सदस्य रहते हैं, रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वैन सी टार्ट।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1770 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिला में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सर जॉन सूर की अस्थाई बंदोबस्त को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो इसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने सिताव राय को अपदस्थ करके उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रैयान की उपाधि प्रदान की। अब आगे वर्ष 1770 ईस्वी के बाद 1773 ईस्वी में पुनः बिहार में अकाल पड़ता है और इस समस्या के समाधान के लिए आज अनाज भंडारण के लिए 1784-86 में पटना गोलघर का निर्माण होता है। पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? कप्तान जॉन गास्टी ने करवाया था। तो इसमें हम लोगों ने आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ा, बस बेसिक चीज़ें थी। इसमें कुछ पढ़ने लायक उतना था नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना, भी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब अगले में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में जनजाति विद्रोह। तो इसमें नोनिया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, चोरो विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। बाकी BPSC TRE 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।